हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 प्रारंभ करेंगे और चैप्टर नंबर 3 का आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो चैप्टर नंबर 3 है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर बच्चों क्या समझना है कि जो सबसे मेन शब्द यहां पर आया हुआ है वो है इक्वेशंस। इक्वेशंस अर्थात समीकरण। ठीक है, ये सबसे पहला शब्द यहां पर हम इस पर विचार करेंगे। तो देखिए, जैसे यहां पर हमने लिखा है x प्लस 2y इक्वल टू 0। क्या लिखा है? x प्लस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इक्वल टू 0 को क्या कर दें, छिपा दें या ना लिखें, ठीक है, इस तरह से छिपा दें, तो खाली हमारे पास आता है x प्लस 2y। तो ये x प्लस 2y समीकरण नहीं है। ठीक है ना, ये अभी समीकरण नहीं है, केवल इसको आप पॉलिनोमियल या बहुपद व्यंजक कह सकते हैं। अगर हमने इक्वल 0 लगा दिया या इक्वल 1 इक्वल 2 कुछ भी संख्या यहां पर लिख दी, तो अब ये समीकरण आपकी बन जाएगी। x प्लस 2y इक्वल टू 0 एक क्या बन जाएगी, समीकरण बन जाएगी। इसी प्रकार अब दूसरा जो शब्द यहां पर आया है दो चर। क्या लिखा है? दो चर। ठीक है, पहले हमने समीकरण के बारे में बात कर ली, अब हम चर के बारे में बात करते हैं। दो चर का मतलब है, देखो यहां पर x भी आया है और यहां पर y भी आया है, मतलब x और y दोनों को लिखा गया है, तो इसलिए इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब अगला शब्द आया इसमें, देखिए युग्म। ठीक है ना, युग्म मतलब पेयर आया। तो युग्म का मतलब है कि दो समीकरण है। देखो, ये पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, इस तरह से। तो ये पहली समीकरण होगी और ये दूसरी समीकरण होगी। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हुआ। ठीक, तो इसके बारे में हमने यहां पर विस्तार में पढ़ना है। अब मैं आपको थोड़ा सा 9th क्लास की ओर ले जाता हूं। तो 9th क्लास में भी आपने दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ा था, लेकिन युग्म नहीं पढ़ा था। ठीक है, ये शब्द वहां आपके पास नहीं था, केवल दो चर वाला रैखिक समीकरण ये पढ़ा था आपने। तो उसमें क्या था आपके पास, देखिए थोड़ा सा आप 9th में ध्यान ले जाइए अपना। तो उसमें केवल एक समीकरण होती थी आपके पास, दूसरी समीकरण नहीं होती थी। ठीक है, इसके आपने ग्राफ भी बनाए थे और मैनी सॉल्यूशन भी वहां पर करे थे। यानी x का कुछ मान रखा था तो उसके सापेक्ष से आपने y का मान निकाला था। इस तरह से 4 या 5 या आदि हल आपने वहां पर करे थे। ठीक है, लेकिन वहां पर आपके पास दूसरी वाली इक्वेशन नहीं होती थी। तो यहां पर आपके पास 10th में दो इक्वेशन होंगी, फर्स्ट और सेकेंड, तो इसलिए इसका नाम युग्म रखा गया है। ठीक है, तो अब इसमें आगे क्या हम जानेंगे। देखिए, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं इनका एक मानक प्रारूप होता है। देखिए, ये मानक प्रारूप है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है। ठीक है, तो जो पहली वाली समीकरण होगी आपकी वो इस तरह की होगी देखने में, और जो दूसरी वाली समीकरण होगी वह इस तरह की देखने में होगी। तो इस तरह से किसी भी क्वेश्चन में आपके पास दो इक्वेशन इस तरह से दे रखी होंगी। ठीक, अब हमें बाकी क्या समझना है इसमें। देखिए कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं तो ये क्या करते हैं, जब इनका ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है ना, ग्राफ पेपर में इनको लगाया जाता है, इनको हल करके, तो उसमें किस तरह से ये जो है रिएक्ट करती हैं। ठीक, तो पहली जो कंडीशन है, देखिए जब क्या होगा कि जब दोनों रैखिक समीकरणों का हम ग्राफ बनाएंगे तो पहली वाली रैखिक समीकरण का ग्राफ मान लीजिए ये वाली है और ये दूसरी वाली रैखिक समीकरण की ग्राफ है। ठीक है, तो पहली वाली रैखिक समीकरण के बिंदुओं के द्वारा हमने 3 बिंदु या 2 बिंदु कम से कम इस तरह से लगाएंगे ग्राफ में और उनको मिला देंगे, तो इस तरह से एक रेखा बन जाएगी। फिर उसी प्रकार से दूसरी वाली रैखिक समीकरण के भी बिंदु लगाएंगे, उनको मिलाएंगे, तो एक रेखा इस तरह से बन जाएगी। कहने का मतलब है कि वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिच्छेद, अर्थात इंटरसेक्ट करेंगी। तो ऐसी कंडीशन किनका होगा, ऐसा ग्राफ किन समीकरणों का बनेगा? ध्यान दीजिए, ऐसा ग्राफ जो है हमेशा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 वाली रैखिक समीकरणों का ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। अब प्रतिच्छेद जरूरी नहीं है कि ये सेकंड वाले चतुर्थांश में करेंगी,
ठीक है ना। फर्स्ट वाले में भी कर सकती हैं, सेकंड वाले में भी कर सकती हैं, थर्ड वाले में भी कर सकती हैं, फोर्थ में कहीं पर भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को कर सकती हैं। लेकिन सबसे जो समझने वाली बात होगी वो ये कि इनका जब हम तुलना करेंगे, जैसे ना रैखिक, ये देखिए यहाँ पर है जैसे x का गुणांक a1 है, ऐसे किसी भी रैखिक समीकरण में x के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 हुआ, तो पहली वाली रैखिक समीकरण में x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, दूसरी वाली में x के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर देखिए 1/1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 2/-3 आया, तो 1/1 1 हुआ, 2/-3 -2/3 हुआ, तो ये कही जाएंगी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो जब ऐसी कंडीशन आएगी, जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर a1/a2 की वैल्यू माना 1/2 आई, b1/b2 की 1/3 आई, तब हम कह सकते हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो ऐसा कब होगा? जिन रैखिक समीकरणों का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे भी कह सकते हैं, या उसके उल्टा भी कह सकते हैं। अगर उनकी तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद जब ये वाली कंडीशन आएगी तो उनके ग्राफ एक दूसरे को इस तरह से प्रतिच्छेद करेंगे, अर्थात इंटरसेक्ट करेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद हमने कुछ और लिखा है यहाँ पे, देखिए, इनको और अन्य नाम से भी जानते हैं। इस तरह के सॉल्यूशन को हम अद्वितीय हल भी कहते हैं। क्या नाम है हिंदी में इसका? अद्वितीय हल, अर्थात यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये सब नाम हमें मालूम होने चाहिए। कई बार प्रश्न में ये आ जाता है कि भाई सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होगा, है ना, प्रूव दैट सॉल्यूशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। इसी प्रकार से प्रूव दैट इंटरसेक्ट, या सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद करेंगी, इत्यादि। इस तरह से किसी भी प्रकार से यहां पर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए हमें ये सारे नाम पता होने चाहिए। प्रतिच्छेदी भी पता होना चाहिए, अद्वितीय भी पता होना चाहिए, है ना, और ये कंडीशन क्या है, ये सारी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। ये सब प्रश्नों को हल करते समय काम आने वाली है। ठीक है, तो ये तो हुई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों आपकी? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। मतलब अगर तीनों अनुपात बराबर आएंगे, a1/a2 का मान भी मान लीजिए 1/2 आया, b1/b2 का भी मान लीजिए 1/2 आया, c1/c2 का भी माना 1/2 आया, तो ऐसी रैखिक समीकरण का क्या होगा? जब भी हम ग्राफी निरूपण करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, मतलब पहली वाली रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाएंगे तो एक लाइन बन जाएगी, मान लीजिए यहां तक बन गई, यहां से लेके यहां तक बन गई। अब जो दूसरी वाली जो रैखिक समीकरण के उसके जो सॉल्यूशन है, बिंदु हैं, उनको भी हम ग्राफ में जब लगाएंगे तो उनको भी मिलाएंगे, तो क्या होगा? एक ही रेखा बन जाएगी बच्चों, ये एक ही लाइन बन जाएगी पूरी सीधी। इस तरह से दो लाइनें नहीं बनेंगी। ये कब होगा? जब ऐसी कंडीशन आएगी, दो रैखिक समीकरणों की जो कंडीशन होगी तुलना करने पर, जब इस तरह की होगी तब ग्राफी निरूपण इस तरह का होगा। तो इनको हम बोलते हैं संपाती, संपाती या संरेखी भी कहते हैं। दो नाम है इसके हिंदी में, संपाती या संरेखी, और इसको बोलेंगे कोइंसाइड। क्या बोलेंगे? कोइंसाइड, मतलब संपाती, यानी एक ही रेखा बनेगी। ठीक है, अगला नाम इनका क्या है? इनका जो हल निकलेगा वो क्या निकलेगा? अनेक हल बोलते हैं इसको। अनेक हल मीन्स मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपकी बच्चों दूसरी कंडीशन होगी। अब हम इसकी थर्ड कंडीशन की ओर जाते हैं। तो थर्ड कंडीशन है इसकी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अब इसमें क्या होगा? देखो, a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल होंगी, ठीक है ना, दोनों बराबर आएंगे। मान लीजिए a1/a2 1/2 आया, b1/b2 भी 1/2 आया, लेकिन c1/c2 कुछ और आ गया, 1/3 आ गया या 1/4 आ गया, कुछ भी आ गया, तो हम कहेंगे कि भाई ये दो तो बराबर हैं। ठीक है, ये दोनों तो बराबर होंगे, लेकिन ये इन दोनों के इक्वल अर्थात बराबर नहीं होगा। तो ऐसी रैखिक समीकरणों का जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो पहली वाली रैखिक समीकरण का ये ग्राफ आपका बन गया, माना ये वाली लाइन बन गई। जब दूसरी वाली रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाएंगे तो ये दूसरी लाइन बन जाएगी, मतलब एक दूसरे के समांतर बन जाएंगी। देखो, इनको क्या कहते हैं? रेखाओं का समांतर रूप, अर्थात रेखाएं समांतर होंगी मीन्स पैरेलल होंगी। ठीक है, तो इनका जो है अन्य नाम क्या है? तो ऐसे में कंडीशन क्या आएगी? सॉल्यूशन क्या निकलेगा? कोई हल नहीं होगा। ऐसी रैखिक समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट अर्थात टच ही नहीं कर रही हैं, तो हम मानेंगे कि भाई इनका कोई हल नहीं होगा, अर्थात नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी कंडीशन थी। ठीक, तो ये तीनों ही कंडीशन आपको प्रश्नों को सॉल्व करने में आपने जो आपके काम आने वाली हैं, तो इनको आपने ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो ये रैखिक समीकरण है, यहां पर हम
इनको सॉल्व करने की कितनी विधियां हैं, ठीक है। तो इनको सॉल्व करने की जो मेथड है बच्चों, विधियां हैं, वो यहाँ पर मुख्यतः 3 है। तो पहली विधि है आपकी आलेखी विधि अर्थात ग्राफ मेथड, या इसको ज्यामिति विधि या ज्योमेट्रिकल मेथड भी कहते हैं। तो हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया आलेखी विधि अर्थात सिंपल ग्राफ मेथड, ठीक। तो ग्राफ मेथड क्या है, जैसे हम अभी ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी इक्वेशन हमें दे रखी होंगी उनका ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ बनाने के बाद हम उनका सॉल्यूशन जो है निकाल पाएंगे कि उनका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, अद्वितीय हल आएगा, या अनेक सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन आएगा, या कोई हल नहीं नो सॉल्यूशन आएगा, वो ग्राफ में ही जो है स्पष्ट तौर पे पता चल पाएगा, ठीक है। दूसरी जो विधि है वो प्रतिस्थापन विधि है अर्थात जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं। तो ये जो प्रतिस्थापन विधि है बच्चों, ये एक अलजेब्रिकल मेथड है, मतलब इसमें हम कोई ग्राफ या डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम इसमें केवल जो है कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। एक्स वाई में कैलकुलेशन करेंगे, एक मेथड होगा, एक तरीका होगा, उस तरीके को आपको समझाया जाएगा, और उसके बाद जब बच्चा समझ जाएगा तो अच्छे से जो है प्रतिस्थापन विधि से जो है वो सॉल्व करने लग जाएगा। तो ये आपकी दूसरी विधि होगी इसमें, जो आपको पढ़ना होगा आगे। उसके बाद जो तीसरी विधि होगी बच्चों, वो उसको कहते हैं हम विलोपन विधि। विलोपन विधि मतलब होता है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड भी एक आपकी जो है अलजेब्रिकल मेथड है, जिस तरह से प्रतिस्थापन विधि है इसी तरह से इसमें भी आपको कैलकुलेशन करनी होगी। इसमें भी तरीका बताया जाएगा कि किस तरह से इस वाले विधि को किया जाता है। तो जब बच्चा 2-4 सवाल कर लेगा तो ऑटोमेटिक अपने आप एलिमिनेशन अर्थात विलोपन विधि को अच्छे से सीख जाएगा। तो हमने क्या करना होगा आने वाले समय में, इन 3 विधियों के द्वारा हमें बहुत सारे सवाल क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे, ठीक है ना। आलेखी विधि भी, और प्रतिस्थापन विधि भी, और विलोपन विधि भी। तो तीनों विधियों को हमें बहुत विस्तार से यहाँ पर पढ़ना होगा, ठीक है। तो आज हमने जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो है चैप्टर नंबर 3 का आपको इंट्रोडक्शन दिया है, ठीक है। तो बाकी जो ये विधियां हैं आपकी 3 विधियां हैं, इनको अगर आपने अच्छे से समझना है, सीखना है, ठीक है ना, गहराई के साथ, तो आपने क्या करना होगा, इस वीडियो को जो है पूरा देखना होगा ध्यान से, और उसके बाद चैनल को जो है लाइक कर देना होगा, शेयर कर देना होगा, और सब्सक्राइब भी कर देना होगा, ठीक है, ताकि हम और अधिक उत्साह के साथ जो है आगे की वीडियो को जो है आपके लिए प्रस्तुत कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।